मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के संबंध में गत वर्ष अगस्त 2018 में एक जानकारी हमें प्राप्त हुई थी। उस जानकारी के आधार पर, सूचना के आधार पर एक प्राथमिक जांच की गई। प्राथमिक जांच के नतीजे के बाद दिसंबर माह में एक एफआईआर रजिस्टर हुई थी कंपनी के खिलाफ। उस एफआईआर का इन्वेस्टिगेशन श्री सतपाल मिढ़ा, हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, इन्होंने किया। नितिनदीप जी के और मामन जी के नेतृत्व में उसके निष्कर्ष के पश्चात कल शाम और आज सुबह कंपनी सोसाइटी से संबंधित पदाधिकारी 11 पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 पदाधिकारी पूर्व में ही एसएफओ द्वारा गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मूलतः जो इसके तथ्य हैं संक्षेप में इस प्रकार हैं। सोसाइटी राजस्थान में पहले सिरोही में रजिस्टर्ड थी, उसके पश्चात उसको अहमदाबाद या गांधीनगर में शिफ्ट कर लिया गया। 2008 से इसे मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का दर्जा दिया गया। उसके बाद से तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए का निवेशकों का निवेश सोसाइटी में है, जिसमें से लगभग 75% निवेश राजस्थान के निवेशकों का है। कुल मिला के निवेशकों की संख्या तकरीबन 10 लाख है और इनकी जो लायबिलिटीज़ हैं, क्यूमुलेटिव लायबिलिटीज़ हैं जो अब तक इकट्ठा होकर बन गई हैं, वो 15,000 करोड़ से ज़्यादा की हो गई। जिन निवेशकों का पैसा देने के लिए मैच्योर हो गया है, उनका में से अधिकांश लोगों का पेमेंट कंपनी द्वारा, सोसाइटी द्वारा नहीं किया जा रहा है अभी। तो इन सबको देखते हुए जब जांच की तो पाया गया कि सोसाइटी द्वारा पैसे का जो निवेश किया गया है वो कई शेल कंपनियां बनाकर उन शेल कंपनियों के माध्यम से पैसे का निवेश दिखाया गया है। लेकिन उसके जो ऋण दिए गए हैं जिन कंपनीज को, जिन अधिकांश जो ऋण दिए गए हैं, लगभग 90% से अधिक ऋण 187 कंपनी उन्हीं को दिए गए हैं और इनमें से अधिकांश कंपनी जो पदाधिकारी हैं वो इनके जो संचालक हैं, इनके परिजन या मित्र हैं। जो ऋण की लायबिलिटी इनकी बढ़कर लगभग 14,000 करोड़ से ऊपर की हो गई है। उनसे वसूली का कोई प्रयास कभी किया नहीं गया है। ऋण टोटली अनसिक्योर है, इसके खिलाफ ना तो कोई सिक्योरिटी ली गई है, ना ही कोई प्रॉपर्टी इसके अगेंस्ट में मॉर्टगेज की गई है। तो इस प्रकार से जो निवेशक है उनका सारा पैसा टोटली इनसिक्योर है। इसके अलावा तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए को अलग अलग तरीकों से संचालक गण के अपने परिवार के लोगों को बांट दिया है, एक्सग्रेशिया पेमेंट के माध्यम से और कंसल्टेंसी ये एडवाइजरी कमीशन के तौर पर उनका पेमेंट दिखाकर, जो एकदम से अवैधानिक और बिना किसी आधार के किया गया है। तो इन सभी तथ्यों को देखते हुए आरोप प्रमाणित, अब तक के जो अनुसंधान हुआ है, प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित मानते हुए 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। पैसा इन्वेस्टर का है। मूलतः अधिकांश जो इन्वेस्टमेंट है, जो भी किया गया, काफ़ी पैसा तो ऐसा जो इन्वेस्ट किया ही नहीं गया। जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है वो रियल एस्टेट में है। ज़्यादातर कंपनियाँ रियल एस्टेट कंपनी हैं, तो प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टेड हैं। उनकी जो लागत है अभी हमने तो तय नहीं की है, पर जहाँ तक मुझे ध्यान है इन्वेस्टिगेशन में जो हुआ है, इनकम टैक्स विभाग द्वारा, आयकर विभाग द्वारा भी इसमें अनुसंधान किया जा रहा है और लगभग 3,000 करोड़ रुपए का एसेट जो रफली मुझे ध्यान है वो उन्होंने एस्टिमेट किया है कि अगर इनके सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको अगर वो देखेंगे और उतने ही कीमत, उतने ही वैल्यू की लगभग उनका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है अपने ड्यूज़ निकाल रखे हैं इनको। तो कुल मिला के आज की तारीख में निवेशकों को वापस देने के लिए कुछ ना तो एसेट्स हैं ना पैसा है।
तो इसलिए में विभिन्न ज़िलों में अलग अलग सोसाइटी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। उन सब की भी हम जांच कर रहे हैं। कुछ में तो उसमें ऑलरेडी अनुसंधान होकर चालान चार्जशीट पेश की जा चुकी है, कुछ क्लोज हो गए हैं। उन सब की हम एक बार स्क्रूटनी कर रहे हैं। एसओजी में एक इकोनॉमिक क्राइम के अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन की विंग है, उसको और सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि राजस्थान में यही नहीं, ये और अन्य प्रकार के जो आर्थिक अपराध हैं काफ़ी व्यापक हो गए हैं। तो जो डिपॉजिटर्स हैं उनके इंटरेस्ट को किस प्रकार से सिक्योर किया जाए, उनको आगे चीटिंग ना हो, फ्रॉड्स ना हो, उसके लिए उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं हम लोग। हमारी जो इकोनॉमिक क्राइम विंग है उसको। अभी इसमें और भी बच रहे हैं तो 223 करोड़ रुपए का जो बता रहे हैं, वो फर्जीवाड़ा जो बता रहे हैं, वो इनका एक्स ग्रेशिया पेमेंट है। जो पेमेंट इन्होंने नोटबंदी वाला, अच्छा नोटबंदी वाला बात कर रहे हैं, वो एक अलग है। उसमें कुछ इस प्रकार का कहानी है कि जब डिमोनेटाइजेशन नोटिफाई हुआ, उस समय कंपनीज की जो बुक्स ऑफ अकाउंट थी, उनमें कुछ अमाउंट 223 करोड़ 225 करोड़ कैश इन हैंड दिखाया गया था। अब कैश इन हैंड सिर्फ कागजों में है, वास्तव में कैश इन हैंड कहीं है नहीं। तो आप क्या करें, उसका जो कैश दिखा रखा है जमा तो कराना पड़ेगा आपको नियमानुसार। तो उसमें सिर्फ इन्होंने बैक डेट पर जाकर, 1 वर्ष पहले जाकर गलत एंट्रीज दिखाकर, झूठी एंट्रीज दिखाकर उन्हीं को बुक्स एडजस्टमेंट करते हुए, और कागजों में कुछ ऐसा दिखाया गया कि हमने इसके एवज में जो पैसा है इससे कुछ चीज़ें क्रय की गई है, और जो क्रय हुआ है सामान उसमें फर्जी रसीदें, कुछ क्रय नहीं किया गया। तो वो 223 करोड़ से अंततः इन्होंने एडजस्ट किया है। जिन कंपनीज के पास कैश इन हैंड था, उनके द्वारा सोसाइटी को शेयर परचेज के अगेंस्ट पेमेंट दिखाना, फिर उस पैसे को वापस कंपनी को देना आरटीजीएस के माध्यम से, उन कंपनी के द्वारा ऋण के अगेंस्ट में सोसाइटी को वापस पे करना। तो सिर्फ कागजों में घुमा है पैसा, और उसका एकमात्र लाभ उन कंपनीज को ये हुआ कि उनके ऋण की लायबिलिटी कम कर दी गई। तो 223 करोड़ जो भी पैसा था, उस पैसे का लाभ उन कंपनीज को, जिनमें मेंबर सदस्य जो है इन्हीं घर के लोग हैं, तो घूम फिर के सारा परिजनों को लाभ हुआ। वो विस्तृत तो चार्जशीट में आएगा, लेकिन ब्रॉडली जो मैंने बताया वो यही है कि जब आप किसी को ऋण देते हैं, तो ऋण देने के मूल सिद्धांत हैं कुछ, कि आप ऋण के अगेंस्ट कुछ सिक्योरिटी रखेंगे। ऋण देने के पश्चात उसी कुछ शर्तें होंगी, कोई प्रॉपर्टी को आप एज ए हाइपोथेकेटेड प्रॉपर्टी रखेंगे, या उसको मॉर्टगेज करेंगे। वो कुछ इसमें प्रयास किया नहीं गया, और उससे भी आगे बढ़कर ये हुआ कि उसकी प्राप्ति के प्रयास भी कभी नहीं किए गए। कहीं मेंबर भी नहीं बन सकते। तो ये तो जो उसके जो सारे जो ऋण देने के प्रक्रिया या सिद्धांत उनके विपरीत है सारा ये। एंड जो इनके नियम हैं, विनियम है, उसके अंतर्गत सामान्यतः कोई सोसाइटी का मेंबर इंडिविजुअल हो सकते हैं, कंपनीज नहीं हो सकती। बट यहाँ कंपनीज को भी मेंबर बनाया गया है। और कंपनियों के नाम बताइए सर, ऐसी कौन-कौन सी 187 नाम है, बहुत बड़ी सूची है। बड़ी नाम इंडिविजुअल नाम तो मेरे को इनके माइन सेक्टर्स में और क्या वाइन सेक्टर में सब तरह का बहुत बड़ा काम है। वो जो इंडिविजुअल नाम अभी मेरे पास नहीं है। इंडिविजुअल वो मैं आपको वैसे दे दूंगा। इंडिविजुअल नाम मेरे पास कोई बड़े राज डाइवर्ट किया नहीं, ऐसा कोई फिक्स्ड रेशो इंडिविजुअल कंपनी का नहीं है। अब उदाहरण के तौर पर इन्होंने जैसे 720 करोड़ रुपए तो मात्र इन्होंने एडवाइजरी कमीशन दे रखा है, केवल अपनी, और सिर्फ एक ही अपनी फर्म को, जिसमें भागीदारी इनकी पत्नी की है एवं दामाद की है। क्या एडवाइस दी उन्होंने, कहीं स्पष्ट नहीं है। पेमेंट अधिकृत किसने किया, कहीं स्पष्ट नहीं है। तो वो सीधा सीधा एम्बेजलमेंट ही है। वो उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई शेयर होल्डर को लोन नहीं है। तो इस प्रकार से तकरीबन 1000 करोड़ रुपये सीधा ही पे कर दिया है। बाकी जो इन्वेस्टमेंट है, जिनको ऋण दिए गए हैं कंपनीज को, उसमें कोई बहुत क्लैरिटी नहीं है किस ग्राउंड पर दिए गए हैं, किस आधार पर क्या मात्रा दी गई है। आगे विस्तृत इन्वेस्टिगेशन भी जारी है, तो सारी बातें सारे विस्तार से तो मैं आपको यहाँ नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मूलतः मॉडस ऑपरेंडी यही है। सर आपने बताया ये रियल स्टेट क्रेडिट सोसाइटीज में ये इन्वेस्ट कर सकते हैं कंपनीज में। लोन जो दिया गया एक्चुअली क्या है कि मेंबर्स, वैसे तो
इंडिविजुअल मेंबर्स होते हैं, कंपनीज सामान्यतया मेंबर नहीं होती सोसाइटीज में, पर इन्होंने कंपनीज को भी मेंबर बनाया, उन कंपनीज को लोन दे दिया एज इन्वेस्टमेंट टू परचेज प्रॉपर्टीज एंड डू द बिजनेस। तो ये जैसे सामान्य सोसाइटीज होती हैं, कृषि सोसाइटी, अन्य पर्पज सोसाइटी, उनकी तुलना में क्रेडिट सोसाइटीज काम करती हैं, आगे किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसको बिजनेस इन्वेस्टमेंट के तौर पर उनको दिया गया। लेकिन आगे क्या बिजनेस हुआ है, उस बिजनेस से लाभ कहाँ है, ये सारे पेपर एडजस्टमेंट, बुक एडजस्टमेंट दिखा रखे हैं। जब आपको एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करते हैं तो उसमें बताया गया साहब हमें इतना लाभ हो गया है, बट लाभ सारा कागज पर है, कहीं लाभ है नहीं। आपको बताया कि हमने 1000 रुपया दिया, 1000 के 5000 हो गए, 5000 तो कागज पर ही हैं, वो कहीं ना तो प्राप्त हुए ना प्राप्त करने का प्रयास हुआ है।